नमस्कार दोस्त, मैं पिंटू यादव आपके अपने चैनल मैथ बाय पिंटू सर एमजीएस में स्वागत करता हूँ। दोस्त, इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3 के विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। यानी कहा जाए मिसलेनियस का मतलब तो दोस्त सभी प्रश्नावली का निचोड़। यानी विविध प्रश्नावली वो प्रश्नावली होती है जो उस चैप्टर के अंतर्गत जितनी भी प्रश्नावली होती है वे सभी का निचोड़ निकालकर एक प्रश्नावली में मान को सेट करना। यानी सभी कॉन्सेप्ट को एक प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चनों के साथ डिनोट करना। यानी कहा जाए तो पूरे प्रश्नावली का सारांश। ठीक है दोस्त, तो हम आज इस क्लास में हम लोग विविध प्रश्नावली के बारे में जानेंगे और विविध प्रश्नावली का 3 जो कि हमने इसमें लिखा है वर्ड्स प्रॉब्लम वार्तिक प्रश्न। दोस्त, कौन सा प्रश्न जानेंगे दोस्त? वार्तिक प्रश्न। वार्तिक प्रश्न बोले तो सर जैसा कि क्वेश्चन लिख करके आता है, यानी क्वेश्चन हमें दिया नहीं रहता है, वह हिंदी में एक लिखित भाषा उसकी रहती है, एक कथन रहता है। उस कथन को पढ़ के क्वेश्चन हमको स्वयं बनाना होता है और उसका मान निकालना होता है। ठीक है दोस्त, ये प्रश्नावली उन्हीं छात्रों के लिए है जिनको वर्ड्स प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं, समीकरण बन नहीं पाता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे इसको बिट करना है, ये बातें जिनको नहीं समझ में आती है। दोस्त याद रखिएगा, इस क्लास के बाद आपको ऐसा कोई भी परेशानी नहीं होगी जो वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन में आती है। दोस्त, इस प्रश्नावली के लिए बहुत से छात्रों का कमेंट्स आ रहा था कि सर वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक बार उसके बारे में समझा दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आज उसी टॉपिक्स पे क्लास है और ये आज क्लास प्रश्नावली 3 यानी चैप्टर 3 का अंतिम क्लास होगा। इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। दोस्त तो क्लियर है, चलिए हम चलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन की तरफ। अब वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्त याद रखिएगा, मुख्यतः 2-3 बातें ज्यादा इस्तेमाल होती है और मुख्यतः 2-3 बातों का ही ध्यान रखना होता है। यदि आप जो 2-3 बात हम आप बताने वाले हैं इसके बारे में आप समझ गए और उसके मतलब को आप समझ गए तो याद रखिएगा आपको कोई भी पॉइंट्स वर्ड्स प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी। कहेंगे सर वो क्या प्रॉब्लम है, वो क्या पॉइंट्स है? याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन आए, लगाने का तरीका ध्यान दीजिए दोस्त। एक बार पहले क्वेश्चन को शुरू से अंत तक पढ़ जाइए। क्या करेंगे? एक बार क्वेश्चन को इत्मीनान से शुरू से लेके अंत तक पढ़िए। उससे फायदा क्या होगा? कुछ नहीं। सर कहेंगे कह रहे हैं पढ़ने को फिर करें कुछ नहीं। हाँ, वास्तव में कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आएगा क्या दोस्त? आएगा वही चीज, बस एक बार यदि आप शुरू से अंत तक पढ़ेंगे तो बस पता आपको ये चलेगा कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है, पूछा क्या है, यानी क्या हमको निकालना है। यानी एक बार शुरू से अंत तक क्वेश्चन पढ़ने पर हमको अपना टारगेट सेट हो जाएगा कि हमको ये काम करना, ये चीज निकालने को कह रहा है। यानी आंसर की बात समझ में आएगी कि आंसर हमसे किसका मांगा है। क्लियर दोस्त? कहेंगे हाँ। आज जब बात आइए आपको ये पता चल गया कि आंसर किसका मांगा है, तो आप बताइए जिसके बारे में नहीं पता होता है तो हम करेंगे क्या? उसके बारे में माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या करना दोस्त? एक बार पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि करना क्या है, नहीं निकालना क्या है। और जब वो मान नहीं पता है तो उसको आप क्या करेंगे? मानेंगे। यानी जो भी है उसको मान लीजिए कि माना संख्या यक्स है, माना आयु यक्स है, जो भी कहा होगा मान लिया। हाँ सर, एक बार हमने पढ़ा और क्वेश्चन को मान लिया। अगली बात दोस्त क्या ध्यान देना है? अगली बात यही ध्यान देना है दोस्त कि पुनः क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए। स्टेप बाय स्टेप कहे तो क्या? स्टेप बाय स्टेप का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन को एक जगह से पढ़ना शुरू करिए और उसके एक कथन को ध्यान दीजिए जहां तक फुल स्टॉप ना आ जाए। यानी एक जगह शुरू करके उसके एक बात को फुल स्टॉप तक पढ़िए। जितना वह कह रहा है उतना आप उस क्वेश्चन के लिए पुट करिए या उतना मान आपको लिखना है और जैसे कह रहा है वैसे करना है। यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ने का मतलब यही है कि क्रमबद्ध, क्रम बाय क्रम उसके कथन को पढ़िए, अगला कथन भी उसी प्रकार पढ़िए और जितना कह रहा है उतना आप लिखिए।
जितना क्वेश्चन कहेगा दोस्त वर्ड्स प्रॉब्लम में, उतना ही आपको काम करना है। एक्स्ट्रा एक भी पॉइंट अपने माइंड से मत लगाइएगा दोस्त। यदि आपने अपना माइंड लगाया उसको हट करके, उससे कुछ भी हट करके सोचा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन फंस जाएगा, कभी क्वेश्चन का मान निकल ही नहीं सकता। हाँ दोस्त, बस यही बातें याद रखनी थी दोस्त। क्या मुख्यतः दो तीन बातें हमने क्या कहा, पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से एक बार शुरू से अंत तक पढ़िए, आपको टारगेट सेट हो जाएगा। टारगेट सेट हो जाने का मतलब आपको करना क्या है, निकालना क्या है, ये बात क्लियर होगी। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद वही करेंगे जो क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन से हट के एक भी बात आपको करना नहीं है। यानी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइए, जितना कह रहा है उतना करते जाइए। गारंटी है कि आप जितना क्वेश्चन कहा है और जिस प्रकार क्वेश्चन कहा है उस प्रकार आप करिए, मान इजी टू इजी वे में निकल जाएंगे। प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, 2 लाइन के जगह 4 लाइन में मान निकलेंगे, लेकिन याद रखिएगा दोस्त, कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। जो कहा होगा उसका आंसर निकाल के आप रख देंगे। बस यही करना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, जितना कह रहा है उतना करिए। बस दोस्त रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन में आप अपने माइंड्स को मत चलाइएगा, अपना माइंड चलाइएगा क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन से हट के एक भी पॉइंट आप अपने माइंड्स को नहीं चलाना है। यदि अपना माइंड एक्स्ट्रा चलाएंगे तो आप फंसेंगे, इस बात को ध्यान जरूर देंगे। ठीक है दोस्त, अब हम इस बात को चलते हैं, आपके सामने पेश करते हैं कुछ 2-4 क्वेश्चनों को लेकर के, उसको हम लोग लगाएंगे और लगाएंगे। हम क्या करेंगे दोस्त, आपको वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन के इक्वेशन यानी समीकरण को बना देंगे। आप समीकरण को घर पर बैठ करके अच्छे से अपने नियमों अनुसार हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि मन करता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि मन करता है विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि मन करता है वज्र गुणन विधि, या ग्राफी विधि से मन करता है तो ग्राफी विधि। यानी 4 विधियां जो हमने आपको बताई है, उनमें से कोई भी विधि लगा के आप उसको हल कर लीजिएगा। यदि आंसर या मान नहीं निकलता तो फिर कमेंट करिएगा कि सर जिस इस क्वेश्चन का आपने जो समीकरण बनाया था मान नहीं निकला, एक बार उस क्लास को फिर से बता दीजिए, आपको बताया जाएगा। तो हम आपको यहाँ केवल इक्वेशन बनाएंगे, सभी क्वेश्चनों को आप हल करिएगा। और मुख्यतः आप ध्यान दीजिएगा तो विलोपन और प्रतिस्थापन, यही दोनों विधियों के बारे में ज्यादा इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में मान इन्हीं दोनों पर आता है, कह के आता है कि विलोपन विधि से हल करिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। वज्र गुणन तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, यानी उसको पूछने का कोई चांस ही नहीं बनता। ग्राफी विधि है तो ग्राफी विधि भी कभी कदा पूछ लिए जाते हैं, उसमें भी 2-4 क्वेश्चन आप करिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए हम चलते हैं। देखिए हमारे पास वही बुक्स है एनसीईआरटी की, जो जिससे हम आपको शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, और यही आपके सिलेबस में है दोस्त। इसके ऐच्छिक प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली में लिखा है क्वेश्चन, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी हमने क्या कहा कि एक बार पढ़िए, और जब हम पढ़े तो पता ये चला कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं धारा चाल वाला है, और इसमें अंत में जो पूछा है कि स्थिर जल में चाल और धारा की चाल बताइए। यानी यहाँ हमको 2 मान बताना है। कोई नाव है वो शांत जल रहेगा तो कितना की स्पीड से चलेगी, और जो धारा है यानी नदी का जो बहाव है वो कितना की स्पीड से चल रहा है। तो दोस्त हमने वही कहा कि एक बार पढ़िए, आपको केवल पता चलेगा। हम करेंगे क्या दोस्त, चलिए इसको रहने देते हैं। हम मान लेते हैं कि माना शांत जल में नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब हमारा जल स्थिर है, उसमें कोई भी बहाव नहीं है, तो हम कितने की स्पीड से हमारी नाव चलेगी, x की स्पीड से। क्लियर है। अब हमको धारा भी बहाना है, तो हम मान लेते हैं कि धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर, यानी धारा जो बहेगी वो y की स्पीड से बहेगी। क्लियर दोस्त, हमने पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं दोस्त, इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। अब स्थिर जल और धारा, तो आप बताइए, स्थिर का मतलब शांत है, उसमें भी कोई प्रवाह नहीं है। और जब नहीं है तो हमसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कहा है कि धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल। तो अनुकूल का मतलब उसी दिशा में जिस दिशा में धारा बह रही है। तो बताइए दोस्त आप, जब भी कोई नाव चलाना हो, चाहे आप अपना साइकिल या बाइक चलाते हैं,
तो दोस्त याद रख करिए, जब कभी हवा चलती है और जिधर हवा चलती है और उधर हम अपने साइकिल को या मोटरसाइकिल को चलाते हैं, मोटरसाइकिल तो मान लीजिए स्टेशन से आप साइकिल पर समझिए, उधर हम अपने साइकिल को चलाते हैं तो साइकिल तेज चलती हुई समझ में आती है, जबकि हम अपने बल को कम लगाते हैं, उस बल की अपेक्षा साइकिल क्या करती है, तेज समझ में आती है, चल रही है, स्पीड जाती है। बिल्कुल, यदि आप वही विपरीत आइए, यानी धारा बह रही इस दिशा से पूरब से, आप आइए पश्चिम से, तो धारा बह रही पूरब से, आप आ रहे हैं पश्चिम से, तो वही साइकिल आप लगाते हैं, बल ज्यादा लगाते हैं, जबकि आपका साइकिल बहुत कम स्पीड से चलता है, यानी आपको बल ज्यादा करता है, आपको ज्यादा बल लगाने की जरूरत पड़ती है, तब साइकिल चलती है। ये बात को आपने अनुभव किया होगा दोस्त, बिल्कुल अनुभव किए। तो आप वहां पे समझ रहे हैं, वहां पे आप समझा भी है कि जिधर वो चल रहा है हवा, उधर हम चल रहे हैं तो तेज चल रही है, जबकि चला रहे हैं धीरे धीरे। तो याद रखिएगा, जब हम चल रहे हैं यानी हम 5 के स्पीड से चलने को तो चल ही रहे हैं, तो हमारी चाल बढ़ क्यों रही है, हमारी चाल बढ़ उस लिए रही है क्योंकि हवा भी उधर ही चल रही है, यानी हवा हमें धक्का दे रही है, हमें धकेल करके आगे ले जा रही है। तो ठीक है दोस्त, यही सब कॉन्सेप्ट समझना है कि जब हम जिधर हवा चले या धारा चले उधर हम चलेंगे, तो हम जितना के स्पीड से चलेंगे तो चलेंगे ही, लेकिन जो धारा चल रही है, जो हवा चल रही है, वो चलेगी तो हमें धक्का दे करके आगे धकेलती हुई लेकर जाएगी, जिससे कि हमारी स्पीड बढ़ी हुई समझ में आती है। अगर वही हम विपरीत आएंगे तो हम आने को तो आ रहे हैं, लेकिन इधर से हवा धकेल रही है, तो हम आने का प्रयास कर रहे हैं, ये धकेलने का प्रयास कर रही है, यानी हमको धकेल के पीछे लेके जा रही है। तो हम आ रहे हैं आगे, जबकि ये धक्का दे रही है पीछे, तो जितना का धक्का देगी हमारा मान उतना कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बिल्कुल दोस्त, बस यही 2 बात इसमें समझना है कि जब भी कोई साइकिल, नाव, धारा की स्पीड या साइकिल हवा की स्पीड के अनुकूल चलेगी, तो हम जो चल रहे हैं वो प्लस जो धारा या हवा धकेल रही है वो दोनों मिल के चलेंगे। और जब हम उसके विपरीत आएंगे तो जितना की स्पीड से हम आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जितना की स्पीड से वो धकेल रही है वो हमको धकेल के पीछे लेकर जाएगी, तो उतना मान हमारा कम होगा। यानी हम आ रहे हैं 5 के स्पीड से, धारा बह रही 2 की स्पीड से, तो यदि हम उसके दिशा में जाएंगे तो 5 तो हम चले गए और 2 किलोमीटर धारा धकेल के ले गई, यानी दोनों जुड़ करके 7 हो जाएगा। अब वही इसकी उल्टी क्रिया समझिए, तो जब हम आ रहे हैं 5 के स्पीड से, धारा धकेल रही है 2 के स्पीड से, तो धकेल करके हमको पीछे लेकर जा रही है, और जब धकेल दे रही तो 5 हमने आया, जबकि 2 उसने धकेला, तो हम चल गए 3, यानी हमारी चाल में से उसके धकेलने की चाल कम हो जाएगी। अर्थात प्रतिकूल स्थिति में चाल दोनों घटती है और अनुकूल स्थिति में दोनों की चाल जुड़ती है, यानी बढ़ जाती है। दोस्तों यही बात आपको करना है, क्लियर। अब हम चलते हैं इसी के बाद। हमने क्या बताया, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, केवल पता उद्देश्य चलेगा करना क्या है। दूसरी बार हमने क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए और मान को लगाइए। पहला कहा था ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है। क्या दोस्त, 2 घंटा समय लिया है तो 20 किलोमीटर गई है। तो बताइए 20 किलोमीटर अगर गई है तो उसमें जो अपने चल रही होगी वो, और जो धारा धकेल के लेकर गई होगी वो, तो सर जुड़ेगा। हाँ, तो सर धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल पहले लिख लेते हैं। धारा के अनुकूल चाल जो होगा सर यक्स हम जाएंगे और धारा वाई धकेल के लेके जाएगी, यानी यक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है दोस्त। अगर हम यही लिखें धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, तो यक्स के स्पीड से हम आ रहे हैं, वाई की स्पीड से घट रहे हैं, तो यक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये बात दोस्त क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, इसके शर्त को अप्लाई करेंगे। अब बताइए हमसे कह रहा है कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है, 2 घंटा में 20 किलोमीटर चलती है। तो आप बताइए समय दिया है 2 घंटा, ठीक है, और दूरी दिया है 20 किलोमीटर चलती है। इसके बाद का है धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है, यानी घंटा दोनों का बराबर। तो आप बताइए जब दिया है कि 2 घंटा में 20 किलोमीटर, यानी समय दिया है, मेन कंसेप्ट
तो आप बताइए समय बराबर क्या होता है। सर समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, जो कि चाल बराबर दूरी बटा समय के फार्मूला से निकल के आता है। क्लियर है दोस्त। तो आप बताइए समय तो लगा हमारे पास 2 घंटा, दूरी उसको क्या जाना था। सर दूरी हमारा गया है 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर गया तो किस चाल से गया है। सर जोड़ करके गया एक्स प्लस वाई, समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हो गया। क्लियर है। क्लियर है। अब दूसरी बात, अब यहाँ से सर क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हम आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके सीधा लिख देते हैं। तो 2 से 20 को ऊपर ऊपर काटिएगा तो 10 बार में बचेगा एक, एक का गुणा अगर एक्स प्लस वाई में करिएगा तो आपका आएगा एक्स प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1 ये हो गया दोस्त। क्लियर। क्लियर। अब हम दूसरी शर्त को पढ़ते हैं और दूसरा समीकरण आपके पास बनाते हैं। दूसरा बार कह रहा है 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है धारा के प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब उल्टा, प्रतिकूल का मतलब उल्टा। तो सेकंड शर्त हमारी क्या है। सर सेकंड शर्त भी वही है, 2 घंटा लगा है यानी समय लगा है। तो बताइए यहाँ भी लिखेंगे समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4। तो समय लगा है 2 घंटा, दूरी गई है केवल 4 किलोमीटर। किसके स्पीड से। सर प्रतिकूल के। तो प्रतिकूल की चाल क्या है सर, एक्स माइनस वाई है। अब इसको देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के तो 2 से 4 ऊपर 2 बार में कट जाएगा और इसका 1 में गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 1 बराबर 1 से अगर गुणा करेंगे 1 गुना के 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। दोस्तों बिल्कुल क्लियर है कि आपको समझ में आया होगा। यानी एक समीकरण ये बना, एक समीकरण ये बना, दोनों को आप हल कर लीजिएगा। जो विधि समझ में आएगी, उचित लगेगी आपको, वो विधि का इस्तेमाल करिए, आप इसको लगा लीजिए। क्लियर है दोस्त। तो हमने क्या बताया इस बात को याद रखिएगा। वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जितना आप समझ रहे हैं कि सर कठिन है, कोई कठिन नहीं, बस उसकी बात को समझना, वो कह क्या रहा है, जो कह रहा है वो कैसे हो सकता है। इतना बात यदि दोस्त याद कर लिए, इस बात को गौर से ध्यान दिए हैं तो ध्यान दीजिए, गारंटी है कि आपके वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समीकरण अपने आप बन जाएंगे और जब समीकरण बन गए तो मान आप निकाल लेंगे। क्लियर दोस्त। चलिए हम इसके अगले क्वेश्चन को मिटाते हैं, इसको हल कर लीजिएगा दोनों समीकरण। आज का क्लास इसीलिए आपको वर्ड्स प्रॉब्लम पे ही रखा गया है, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन का पेपर में एक मान आपके पास जरूर एक क्वेश्चन आएगा जो 4 या 6 नंबर में होगा। एक प्रश्न जरूर आएगा कहीं ना कहीं से, किसी न किसी चैप्टर से, लेकिन कौन चैप्टर होगा जो आप पढ़े होंगे वही होगा। अब उसमें लगाने की विधि अलग अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से यात्रा करते हैं तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। क्या दोस्त पता चला, रेलगाड़ी एवं बस की चाल। तो हमने वही बताया कि एक बार पढ़ेंगे तो खाली उद्देश्य पता होगा करना क्या है। यानी यहाँ रेलगाड़ी है और बस है, दो चीज का चाल बताना है। तो हम बता रहे हैं, तो मानेंगे, मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर और जो बस की चाल है उसको हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है दोस्त। क्लियर है। आगे क्या करेंगे, आगे वही बताया, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, बात को समझिए, जितना कह रहा है उतना करिए। तो हमसे कह रहा है 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यानी यहाँ तभी तो कुछ तो कहबे नहीं किया क्वेश्चन में कितना कितना चली, ये तो खाली बस डायरेक्शन बता रहा है कि रेलगाड़ी और बस से चली है। अब हम पता करते हैं कि रेलगाड़ी से कितना चली है और बस से कितना चली है। तो कह रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से। तो बताइएगा, आपके पास दिया था कुल दूरी दिया है 300 किलोमीटर, उसको जाना है। अब कुल दूरी आपको 300 किलोमीटर जाना है, तो आपने कहा सर ठीक है जाएंगे। इसमें कह रहा है कि रेलगाड़ी से वह जाती है 60 किलोमीटर। कितना जाती है, 60। तो बताइए जब रेलगाड़ी से 60 गई तो बस के लिए कितना बचा,
300 में से 60 घट जाएगा, यानी 240 बचा कि नहीं बचा? बचा। तो कह रहा कुछ दूरी रेलगाड़ी से और कुछ दूरी बस से अगर जाती है तो उसको जाने में कुल समय 4 घंटा लगता है। कितना लगता है? 4 घंटा। यानी आप लिखिए रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है। तो आप बताइए बस द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी? सर 300 में से 60 किलोमीटर घट जाएगा तो 240 किलोमीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो सर रेलगाड़ी से गई ये दूरी, रेलगाड़ी से गई ये दूरी। अब दोनों को जाने में सर समय लगा है 4 घंटा। क्लियर है? तो जब समय लगा है 4 घंटा तो दोस्त हम शर्तानुसार क्या करेंगे, यानी प्रथम स्टेप के शर्त में कहा है कि कुल समय दोनों को आने जाने में बराबर लगा है कितना? 4 घंटा। कुल समय कितना लगा है? 4 घंटा। तो आप बताइए कुल समय का मतलब क्या हो गया? वही समय बराबर दूरी बटा 4। तो आपका होगा कुल दूरी, तो कुल दूरी का मतलब दोनों के द्वारा बटे कुल 4। कुल दूरी बटे कुल 4 कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। तो अब कुल का मतलब दोनों का एक में नहीं, सर उसने दोनों अलग अलग चला है तो दोनों का अलग अलग समय निकाला जाएगा। तो बताइए दूरी हमको कितना जाना था? 60। ये किससे गया है? रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी थी? x। तो 60 बटा x प्लस, और कहाँ चला था? और चला था सर बस से। कितनी दूरी? 240। किसकी स्पीड से? y की। कितना घंटा लगा था? 4। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान के समीकरण को हल करेंगे, काटेंगे। अगर देखिएगा तो 4 से ऊपर ऊपर दोनों कट जाएंगे। तो 4 से काटेंगे 60 को तो 15 बटा x प्लस 4 से कटेगा 4 छक्का 24, 60 बटे y बराबर के 1। समीकरण नंबर 1 बन के तैयार हुआ दोस्त। इसको आप युगपत समीकरण से भी हल करेंगे, इसको हल करने का तरीका हम आपको बताएंगे। क्लियर? सर बिल्कुल सही। अब हम दूसरी बात पे चलेंगे, यानी दूसरे शर्त पर। दूसरा शर्त में क्या कहा है कि यदि वह रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर तथा शेष बस से चले तो 10 मिनट ज्यादा लगता है। यानी दूसरी बार में रेलगाड़ी द्वारा कितना चला है? तो दूसरी बार में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा जो चली गई दूरी है 100 किलोमीटर। तो बताइए कुल दूरी आपके पास थी 300, रेलगाड़ी से चला गया 100, तो बताइए बस से कितना जाएगा? तो बस द्वारा चली गई दूरी 300 में से 100 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 200 किलोमीटर। क्या आएगा दोस्त? 200 किलोमीटर। तो आप बताइए यहाँ भी कहा है सर कुल समय जो लगा है वो लगा है 4 घंटा 10 मिनट, यानी 4 घंटा 10 मिनट। तो आप बताइए पूरी सवाल अगर सर घंटा में चल रही है तो पूरी सवाल घंटा में चले, और नहीं मिनट में चल रही है तो मिनट में। 10 मिनट का मतलब यह है कि 10 मिनट अधिक लगा। क्वेश्चन में कहा है कि उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं, यानी शुरू में लगे थे 4 घंटा तो अब लगेंगे 4 घंटा प्लस 10 मिनट। तो आप ध्यान दीजिएगा अगर घंटा है इधर भी अब घंटा था तो मिनट को भी अब घंटा बनाएंगे, और मिनट को घंटा बनाने के लिए सर 60 से भाग दिया जाता है। क्लियर? अब कुल समय है तो समय बराबर दूरी बटा 4। तो दूरी आपने कितना गया था सर? 100। किससे गया था? रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी की चाल कितना थी सर? x प्लस दूरी अब कितना गए? 200। कितना की स्पीड से सर? बस की स्पीड से। बस की चाल क्या है? y। कितना लिया? 4 घंटा प्लस 10 बटा 60। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ यदि देखिएगा तो 100 बटे x धन 200 बटे y बराबर, यहाँ बचा 1 बटा 6, 6 चौके 24 से 25 बटा 6 हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? रेम लेकर बाहर निकालेंगे तो 25 बटा 6 आ जाएगा। अब देख रहे हैं ऊपर से ऊपर अगर 25 से दोनों पक्षों में भाग दीजिएगा तो 100 कट जाएगा 4 बार में, और 200 कट जाएगा 8 बार में, और 25 एक बार में कट जाएगा तो 1 बटा 6 समीकरण नंबर 2। दोस्तों यही दो ठो समीकरण आपके पास बन के आए। इन दोनों समीकरण को आप जो मेथड समझ में आएगा उस मेथड से आप लगा लीजिए, आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। क्योंकि इसमें बटा है, क्या करें? विलोपन विधि को अप्लाई करिएगा और किसी विधि के साथ आप मत जाइएगा। आप विलोपन विधि से करने के लिए x का मान बराबर करिए। तो देख रहे हैं इसमें x नीचे है सर, इसमें भी x नीचे, हर में क्लियर है। इसमें ऊपर 15 है, इसमें ऊपर 4 है, यानी दोनों का गुणांक जो लगा है ऊपर अंश में अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो दूसरे वाले गुणांक को पहले वाले में ऊपर ऊपर सब में गुणा कराइए, और पहले वाले गुणांक को सबको ऊपर ऊपर दूसरे में कराइए। यानी ये जो 15 है उठाइए सबके ऊपर में गुणा करिए, ये जो 4 है उठाइए सब में ऊपर में गुणा करिए।
दोनों में से x वाला मान बराबर हो जाएगा, और जब बराबर होगा तो जोड़ या घटा के काट दीजिएगा, कटेगा तो y का मान निकलेगा। आगे आप क्वेश्चन को बढ़ा लेंगे। ठीक है दोस्त, क्लियर है, बात समझ में आई होगी। जैसे जैसे कहा वैसे वैसे आप कर दीजिए, एक्स्ट्रा मत सोचिए, इसका देख लेंगे अच्छे से। अब हम चलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आप इसको लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन तीन लोगों का बात है। कह रहा है दो मित्र अनी और बिजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी की पिता धर्म की आयु अनी की आयु का दोगुनी और बिजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो अनी और बिजू की आयु ज्ञात करें। यानी दोस्त अगर इसमें बात करें तो अगर इसको हम लोग पढ़े तो पता यही चला कि इसमें 3-4 करेक्टर्स, यानी 3-4 लोगों की बात किया है। अनी, बिजू, उसके पिता धर्म, उसकी बहन कैथी, 4 लोग हैं। हम समीकरण पढ़ रहे हैं क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी 2 चर की ही बात होगी, 2 लोगों से ही बात करनी है, तो बिल्कुल सर 2 ही लोगों से बात करेंगे, लेकिन चारों का बाध्यता जिक्र होगी। अब वो चारों मिल करके किसी न किसी एक केवल 2 ही के साथ जुड़ेंगे। अब वो जुड़ने का तरीका क्वेश्चन में कहा है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। इस क्वेश्चन में जो भी बात कहा है इसमें एक कॉन्सेप्ट दोस्त समझते हैं। पहले यदि ये हम कहें राम श्याम से 4 वर्ष बड़ा है, यदि मैं ये लिखूं कि राम जो है श्याम से 4 वर्ष बड़ा है, हाँ सर ठीक है। इसके बाद इस बात को अगर श्याम के पक्ष से बोलना हो, ये किसके पक्ष से हम बोले हैं, राम के पक्ष से, कि राम बड़ा है श्याम से 4 साल, तो यदि हमको इसे श्याम की तरफ से बोलना होगा तो क्या कहेंगे, श्याम छोटा है 4 साल राम से, कहेंगे कि नहीं। यानी एक व्यक्ति अगर 4 साल बड़ा है तो दूसरा व्यक्ति 4 साल छोटा है, हाँ सर छोटा है, बिल्कुल सही। तो आप बताइएगा अगर राम बड़ा है श्याम से 4 साल तो हम कहेंगे श्याम छोटा है सर राम से 4 साल। यानी बड़ा अगर कहेंगे तो श्याम वाले में 4 जोड़ना पड़ेगा। अगर श्याम हमारा 20 साल का है तो राम में 4 हमारा जोड़ देगा, 24 साल का हो जाएगा। तो अगर हम श्याम की तरफ से देखें तो कहेंगे अगर राम है 24 साल तो श्याम है 4 साल छोटा, तो ये 4 साल घटेगा, तो यानी ये कितना होगा, 20 साल। क्या दोस्त इस बात को आप समझ रहे हैं कि यानी एक तरफ से मान अगर बड़ा है तो दूसरी तरफ से छोटा होगा। इसी प्रकार एक तरफ से मान गुणा है तो दूसरे तरफ से भाग होगा। यानी अगर शर्त सीधा चल रहा है और कॉन्सेप्ट उसका उल्टा समझ में आ रहा है तो सर इधर से न देख करके उधर से तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसमें यही बात कुछ सर क्वेश्चन में लगा है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप समझिएगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं हम इसी क्वेश्चन की तरफ पढ़ने। पूछा क्या है, अनी और बिजू की आयु ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है लास्ट में, अनी और बिजू की आयु। तो हम क्या करेंगे दोस्त, जो पूछा है उसे मानेंगे। माना अनी की आयु बराबर x वर्ष और एक दूसरा है दोस्त बिजू, तो सर बिजू की जो आयु है उसको हमने माना y वर्ष। कितना मान लिया दोस्त, y वर्ष। क्लियर है सर। अब क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जैसे कहेगा वैसे हम करेंगे। क्लियर दोस्त, तो चलिए चलते हैं। कह रहा है अनी और बिजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यानी अनी और बिजू जो है इसमें 3 वर्ष कोई बड़ा है और 3 वर्ष कोई छोटा है। दोस्त अब यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट चालू होगा आपको कि सर बड़ा और छोटा तो कहबे नहीं किया कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, बस कहा है कि 3 वर्ष अंतर है। तो याद रखिएगा दोस्त, इसमें दोनों प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है कि अनी बड़ा हो तो 3 साल बिजू छोटा होगा, हो सकता है बिजू बड़ा हो तो 3 साल अनी छोटा होगा। यानी इसका जो अंतर वाला शर्त है इसमें 2 प्रकार के दोनों तरफ से लग रहे हैं। तो याद रखना दोनों प्रकार से यदि शर्त लग रहे हैं इसके 2 आंसर भी आएंगे। तो 2 आंसर आने से आपको घबराना नहीं है, जो भी होगा दोनों आंसर सही होगा। तो हमें इसको बड़ा अंतर का मतलब घटाव, अंतर का मतलब घटाव है, घटाव हमेशा बड़े से छोटे की तरफ होता है। तो याद रखिएगा दोस्त, हम इसमें अनी को बड़ा कह रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ लिख दे रहे हैं बड़ा है ये,
और बीजू को हम छोटा कर रहे हैं। आप हो सकता है बीजू को बड़ा कहिए, अनी को छोटा कहिए, इसमें कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप बताइए प्रथम शर्त अगर हम पढ़े तो कह रहा है दोनों में अंतर 3 का है, तो यक्स में से वाई घटा देंगे तो कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का अंतर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर। अब समीकरण नंबर 1 बन गया, बन गया। अब हम चलते हैं आगे पढ़ते हैं। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी, यानी जो अनी के पिता धर्म है उनकी आयु अनी की 2 गुनी। तो अनी से बात हो रही है, अनी में का की के लगा तो उसमें 2 का गुणा होगा, तो लिखेंगे अनी के पिता धर्म की आयु, या डायरेक्ट आप केवल उसके पिता धर्म लिख सकते हैं। धर्म की आयु क्या बोला है? अनी की आयु की 2 गुनी है, यानी ये यक्स वर्ष का है तो ये 2 यक्स वर्ष का होगा। दोस्तों ये बात तो क्लियर है कि समझ में आई, लेकिन कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु का 2 गुनी, यानी जो बीजू है वो कैथी का 2 गुना है। तो कैथी का 2 गुना, तो सर कैथी का मालूम होगा तो मन 2 का गुणा करेंगे। अब बताइए मन कहीं कैथी है? नहीं है। तो दोस्त यदि कैथी नहीं है तो वही शर्त हमने समझाया कि जो शर्त कह रहा है अब नहीं मान दिया है तो उल्टा सोचनिए। बीजू अपनी बहन कैथी से 2 गुना है, यानी बीजू जवन है कैथी में 2 का गुणा करेगा, और जब कैथी है ही नहीं है तो कैथी को निकालने के लिए जो 2 का गुणा है वो 2 इधर बीजू में भाग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन याद रखिए जो बात वो कह रहा है यदि उस बात को हम लिख दें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो क्या पूछा है, कहा है, पूछा है, कहा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है, यानी शर्त में कहा है बीजू की जो आयु है तुलना हो रही है कैथी की आयु में कै गुना? 2 गुना। क्या दोस्त ये समझ में आया कि सर बीजू की आयु कैथी की आयु का 2 गुना? हाँ सर ये बात समझ में आया। तो जब ये बात जैसे कह रहा वैसे समझ में आया, इसमें जिसका मान पता है उसका मान रखो, जिसका मान नहीं पता है उसका मान निकालो। बताइए बीजू की आयु कितना है? वाई है। तो सर कैथी की आयु क्या होगी? अब यही होगी कैथी की आयु, तो कैथी की आयु में क का गुणा है? 2 का। अब बताइए जब इधर 2 का गुणा है तो वही तो हमने बताया कि इधर आएगा तो क्या होगा? भाग होगा, यानी जो y/2 है वो क्या होगी? कैथी की आयु होगी। दोस्तों यही बात हम समझा रहे थे कि जब एक तरफ से मान पता न चले तो दूसरा तरफ से मान उसका उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। यदि जोड़ है तो घटाव होगा, गुणा है तो भाग होगा। देख रहे हैं, अगर बीजू 2 का गुणा में करता है तो कैथी 2 का भागा करा देगी। और न समझ में आ जाए तो जैसे कहेगा वैसे आप लिखिए, जिसका मान नहीं है उसका मान निकालिए। इससे दो सरल तरीका कहीं नहीं हो सकता, यानी इससे कोई और सरल तरीका हो ही नहीं सकता जो कि आपको समझा दे और अच्छी तरीके से, सबसे सरल तरीका है। क्लियर दोस्त? अब हम चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ने। क्वेश्चन में कहा है अगला शर्त कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 है। क्या है? तो दोस्तों लिखेंगे सेकंड शर्त। सेकंड शर्त में है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 है, यानी कैथी में धर्म घटेगा तो 30 का अंतर बता रहा है, यानी कैथी माइनस धर्म बराबर 30। याद रखिएगा, कैथी का मतलब कैथी की आयु, धर्म मतलब धर्म की आयु। तो कैथी की आयु क्या है? सर कैथी की आयु आपका है y/2, ठीक है। घटा देना है किसको? धर्म। धर्म क्या है सर? अनी के पिता धर्म है 2x। अब इसको घटा देंगे तो कितने के बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। दोस्तों यही बस आपका मान है। आप देख रहे हैं यहाँ एक मान परिमेय है, एक मान परिमेय नहीं है, जिसमें कुछ नहीं वहाँ एक मान के क्या करिए? एलसीएम ले लीजिए। और जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा y, ये 2 बार जाएगा, 2 दूना कब? 4 बराबर 30। अब एक तरफ परिमेय दूसरी तरफ परिमेय नहीं है तो फिर वही बात, एक तरफ दोनों तरफ एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा करिए। तो 1 का गुणा करेंगे y में तो क्या होगा? y माइनस 4x, और 2 का गुणा 30 में करेंगे 30 के 7। दोस्तों यही आपका बिल्कुल दूसरा समीकरण बन के तैयार हुआ। समीकरण नंबर 1 ये है और समीकरण नंबर 2 ये है। अब इन दोनों विधि को जिस नियम से आपको उचित लग रहा है उस नियम का प्रयोग करके हल करिए। 2-2 अगर आंसर आते हैं तो कोई बात नहीं, आपका यहाँ आंसर एक ही तो आएगा क्योंकि एक ही तो सवाल बनी है।
तो एक ही ठो आएगा, लेकिन आंसर हो सकता है दो ठो दिया हो, दोनों में से आपका एक आंसर मैच करेगा। इसमें अंतर कहाँ से सर गड़बड़ होगा, क्योंकि सर अनी और बीजू में कौन बड़ा है ये पता नहीं है। तो जो आप नियमानुसार लगाएंगे वो आपका आंसर आएगा। हमारे हिसाब से आप अधिक से अधिक क्वेश्चन, अगर विधि का नाम नहीं दिया है, विलोपन की तरफ जाइएगा, क्योंकि विलोपन आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। उसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मान स्टेप बाय स्टेप इजी वे में निकलते हैं। क्लियर है दोस्त? उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, उसके बारे में लिखते चलिए। चलिए एक क्वेश्चन हम और देखते हैं दोस्त, और इस प्रश्नावली अच्छी का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और है, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का। अब इसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन को आप करिएगा, और जो नहीं आएगा वो पूछिएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्त? चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि दोनों की संपत्तियां क्रमशः कितना। यानी यहाँ अगर देखा जाए तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता ये चला कि इस क्वेश्चन में दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, उनके पास कुछ संपत्ति कुछ धन है, आपस में लेन देन करने की बात किए हैं। तो पूछा है कि दोनों के पास कितनी संपत्ति थी। तो दोस्त पता तो यही करना है कि क्या करना है, सर दोनों की संपत्ति बतानी है। अब नहीं पता है तो मान लेते हैं कि माना पहले मित्र के पास, क्योंकि मित्र का नाम नहीं दिया है, पहले मित्र के पास संपत्ति या धन, केवल धन लिखते हैं, धन बराबर x रुपया है। यानी पहला कितना रखा है, x रुपया, और दूसरे मित्र के पास धन क्या कह देते हैं दोस्त, y रुपया। दूसरे मित्र के पास धन कितना है, y रुपया। क्लियर है सर? ये तो बात हो गया। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जितना कहेगा उतना करेंगे। ठीक है दोस्त? अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट और इस क्वेश्चन के लिए जान लीजिए। क्या कह रहा है कि एक मित्र दूसरा से मांग रहा है। तो आप बताइए, यदि आपके पास कुछ धन है, आपके मित्र के पास कुछ धन है, आपके भी पास कुछ धन है, तो आपके मित्र के पास भी कुछ धन है, आप अपने मित्र से मांगेंगे। मान लीजिए चाहे दोस्त, मान लीजिए आप 100 रुपया मांग रहे हैं, तो 100 रुपया जो मित्र देगा उसके पास तो 100 रुपया उसका निकल गया, यानी कम हो गया। लेकिन जब वही पैसा आपने लिया तो सर वो पैसा आप में 100 रुपया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ रहा है। यानी जो मित्र या जिधर से पैसा आएगा उधर उतना रकम कम होगी, और जिधर वो पैसा जाएगा उधर उतनी रकम बढ़ जाएगी, चाहे कितना हो का लेन देन। तो दोस्त यही पैसा एक ही तो लेन देन हो, 100 रुपया वो दिया और 100 रुपया ये लिया, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर अंतर खोजिएगा तो डबल का बताता है। और यही कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, ऐसा ही कंसेप्ट का कई जगह कई लोग तार्किक क्वेश्चन पूछते हैं कि इतना रुपया था, इतना रुपया खर्च किया, इतना रुपया बचा, बताओ कैसे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये बात समझा दीजिएगा कि अगर पैसा या कोई धन या रकम एक तरफ से दूसरे तरफ लेन देन की जाती है, तो जिधर लेन देन की जा रही है, तो जिधर से लिया जा रहा है उधर उतना कम, और जिधर दिया जा रहा है उधर उतना बढ़ेगा। यानी अगर उधर से 1 रुपया आप लिया, इधर से 1 रुपया आपने दिया, यानी जो दिया उसका 1 रुपया कम, जो लिया उसका 1 रुपया ज्यादा, यानी दोनों जगह मिला के 2 रुपये का कमी बताएगी, 2 रुपये का अंतर बताएगा। इससे घबराना नहीं कि लिया हमने 1 ही रुपया, अंतर बताया 2 रुपया। तो दोनों तरफ, एक तरफ घटा एक तरफ बढ़ा, तो दोनों तरफ से, यानी हम एक स्टेप पीछे हटे तो दूसरा एक स्टेप आगे बढ़ा, तो दोनों में क्या हुआ सर, दोनों में 2 स्टेप का अंतर आता है। यही बात गौर से ध्यान दीजिए। तो आप शर्त को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं। दोस्त ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे IMP लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। कह रहा है पहला कहता है दूसरे से, यानी पहला मांग रहा है दूसरे से कि आप मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे दुगुना होगा। यानी तुम दे दोगे तो भाई तुम्हारे पास कम होगा तो मेरा दुगुना होगा। तो देने के बाद ना, ये बात ध्यान दीजिएगा, तो प्रथम शर्त में क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त में यही पहला मांगता है दूसरे से, यानी पहला है यक्स, और जब ये मांगा है तो इसको मिला है, और मिलेगा तो इसमें 100 रुपया बढ़ गया। ये तुलना कर रहा है किससे, दूसरे के वाले से, किससे, वाई वाले से। कब, जब ये 100 रुपया लिया तो ये 100 रुपया इसका दिया ना,
यानी इसमें से 100 रुपये यही घट करके इधर आया, तो जो रकम हो रही है वो इससे 2 गुना हो रही है। क्या हो रही है दोस्त? इससे 2 गुना हो रही है। अब बताइए, जब इससे 2 गुना हो रही है तो इसका समीकरण अब बनाइएगा, तो 2 का गुणा होगा तो 2y माइनस के 200। अब अक्षर एक तरफ, अंक एक तरफ, तो x माइनस 2y बराबर 100। देखिए प्लस क्या है, उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 200 में से माइनस 100 जाएगा तो जुड़ जाएगा तो माइनस 300। समीकरण नंबर 1 क्लियर है दोस्त? ये बात समझ में आई होगी। अब दूसरा शर्त क्या है, पढ़ते हैं दूसरे शर्त को। दूसरा शर्त पढ़ते हैं, जितना कह रहा है जैसे कह रहा है उतना हम करेंगे, एक्स्ट्रा एक स्टेप भी दिमाग अपना नहीं लगाना है। दूसरा कह रहा है कि दूसरा कहता है कि यदि आप मुझे सिर्फ 10 दे दो, यानी दूसरा 10 मांग रहा है, तो मैं तुमसे 6 गुना हो जाऊंगा। याद रखिए, पहला 100 मांगा तो कहा मैं तुमसे 2 गुना होऊंगा, लेकिन दूसरा केवल 10 मांगा तो कह रहा मैं तुमसे 6 गुना होगा। यानी इस समय जो मांग रहा है, कौन मांग रहा है? दूसरा। दूसरा कौन है? वाई। वाई ने कितना मांग लिया? 10 रुपया। किससे मांगा? सर यक्स से। कितने रुपए? 10 रुपये। तो 10 रुपये घटा दिए, तो कह रहा जब 10 दे दो तो मैं तुमसे कई गुना होऊंगा? 6 गुना। यानी इसमें कितने की गुणा किया जाएगा? 6 का। अब क्या करेंगे दोस्त? अब वही इसका कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। 6 का गुणा यक्स में करेंगे तो 6x माइनस के 7। बिल्कुल सर, क्लियर है। अब क्या करेंगे? वही अक्षर अंक एक तरफ, तो सर अक्षर देख रहे उधर यक्स का है, यक्स वाले 6 को मंगाएंगे इधर, तो यक्स को पहले लिखेंगे तो ये आएगा माइनस 6x। इधर से पहले से मौजूद है प्लस के वाई, और 10 जाएगा उधर, तो उधर पहले से माइनस का 60, इधर प्लस का 10 जाएगा तो माइनस 10, जोड़ देगा तो माइनस के 70। समीकरण नंबर 2। दोस्त बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। यानी इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही था कि यदि कुछ भी रकम का लेन देन होगा तो आपको जिधर से दिया जाएगा उधर कम, और जिधर लिया जाएगा उधर उतना ज्यादा होगा। यानी वही पैसा उधर से कम हो रहा है, वही पैसा इधर आने पर बढ़ रहा है, तो याद रखिएगा अंतर जो आता है उसके डबल का आता है, जितने का भी लेन देन हुआ होगा। क्लियर है दोस्त? इसको भी आप क्या करेंगे? लगाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं आपको लगा के बता के दिखाएं कि देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है। क्लियर दोस्त? चलिए हम इसको हल करते हैं। तो समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। अब इन दोनों को हमको हल करना है, बिल्कुल हल करना है। जब हल करेंगे तो कहेंगे सर कौन नियम लगाएं? विलोपन विधि हम लगा लेते हैं। विलोपन विधि अगर लगाएं तो देख रहे हैं यहाँ यक्स एक ठो है, यहाँ यक्स 6 ठो है, यहाँ वाई 2 ठो है, यहाँ वाई 1 ठो है। यानी दोनों में से कोई भी बराबर नहीं है। जब दोनों चर राशि में कोई राशि बराबर नहीं है तो करेंगे क्या? दोनों में से किसी एक को बराबर करो। अब बराबर करोगे तो क्या करोगे? इसमें का गुणा उसमें, उसमें का गुणा इसमें। ठीक वही प्रक्रिया अपनाइए। तो अगर समीकरण 1 में देखें, अगर यक्स को बराबर करना चाह रहे तो यहाँ 6 से गुणा आपको करना पड़ेगा। तो क्लियर है दोस्त? हम यक्स को ही बराबर करना पसंद करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 में यक्स क्या है? सर समीकरण नंबर 2 में यक्स 6 है, तो 6 को लेकर जाओ समीकरण 1 में गुणा कराओ। लिख भी सकते हैं और नहीं डायरेक्ट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोल के समझाया ही जा रहा है। तो 6 का गुणा करिए, उठाइए, तो अब क्या आ जाएगा? इसमें 6 का गुणा करेंगे तो 6x, ठीक, और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12y, और 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 छक्का 18, यानी 1800। समीकरण नंबर 1 ये हो गया। क्लियर है दोस्त? अब इसमें दूसर का उठाएंगे तो क्या करेंगे? यक्स के साथ कुछ नहीं, तो गुणा में 1 होगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे, और 1 से गुणा कराएंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो जैसे का तैसे उतार दिया जाएगा। माइनस 6x प्लस वाई बराबर माइनस के 70, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे दोस्त? दोनों को हल करेंगे। यदि हम दोनों को हल करेंगे तो देख रहे हैं 6x बराबर है, और चिन्ह भी विपरीत है, कटने की स्थिति में है। अगर कटने की स्थिति में है तो हम चिन्ह को काहे बदलवाएंगे? नहीं बदलवाएंगे। तो जब नहीं बदलेंगे तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यदि चिन्ह बदलने की आवश्यकता पड़ती तो चिन्ह बदलता कब है? जब घटता है, यानी इसको तब घटाना पड़ता है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। बताइए, माइनस के 12y प्लस के 1y निकलेगा तो माइनस के 11y। क्लियर है? अब इधर से देखेंगे तो माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, दोनों दो माइनस है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अगर जुटेंगे तो ये 1870 तो हो जाएगा माइनस 1870 रुपया। अब बताइए, माइनस इधर और माइनस इधर दोनों कट जाएंगे? सर बिल्कुल कटेंगे। बचेगा क्या? सर बचेगा आपके साथ 11 इंटू वाई। तो यदि वाई का मान निकालेंगे तो 11 कहाँ जाएगा? 1870 के नीचे। अब इससे क्या करेंगे? भाग देंगे। अगर 11 से आप भाग देंगे तो 11 एक कम 11 बचेगा, 7 हो जाएगा 77, तो 11 7 77, एक 0 बचेगा, एक कट जाएगा, यानी y बराबर 170 है। अब दोस्तों अगर y बराबर 170 आ गया तो आपको x का भी मान निकालना होगा। बिल्कुल।
अब यक्स का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में 2 में जहां मन करता है तहां रख दीजिए। तो समीकरण 1 में के बाद क्या होगा, रखने पर आपको लिख लेना है। तो समीकरण 1 आपको उतारिए। समीकरण 1 है यक्स माइनस 2y बराबर माइनस के 300। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्त, एक्स का मान निकालेंगे। तो यक्स माइनस 2 गुणे वाई का मान 170 बराबर माइनस के 300। ठीक है सर, बिल्कुल सही है। अब बताइए यक्स बराबर यानी यक्स गुणे माइनस करेंगे 70, तो 17 दूना के 34 यानी 340 बराबर होगा माइनस के 300। क्लियर है। अब दोस्त यक्स का मान निकालना है, तो यक्स को छोड़ के बाकी को पक्षांतर कराएंगे, बिल्कुल। अब यक्स को छोड़ के बाकी को पक्षांतर कराएंगे, तो बताइए माइनस 340 उधर जाएगा तो प्लस 340 करेगा। अब प्लस 340 से 300 घट जाएगा, तो दोस्त आपका केवल 40 आएगा। क्या आएगा, 40। यानी अगर देखा जाए तो पहले मित्र के पास कितना है, 40 रुपया, और दूसरे मित्र के पास कितना है, 170 रुपया। यही दोस्त आंसर आएगा। आप कहेंगे सर कैसे पता है आंसर सही है, आंसर शीट तो हमको पेपर में मिलेगी नहीं। बिल्कुल आपको आंसर शीट नहीं मिलेगी। तो दोस्त क्या करेंगे, आपने उत्तर की जांच करना सीखा होगा क्लास 8 में। उत्तर की जांच का मतलब क्या होता है, उत्तर की जांच का मतलब जो भी मान निकला है वो मान क्वेश्चन यानी समीकरण को दीजिए, अगर सही है तो बात सही है, गलत है तो बात गलत है। अब इसको हम क्वेश्चन को न देकर के सीधे जैसा कहा है वैसा आपको अप्लाई कराते हैं। तो पहला के पास 40 रुपया, दूसरा के पास 170 रुपया। क्लियर। अब पहला क्या बोला था, पहला बोला था तुम मुझे 100 दो। तो बताइए 170 से 100 मांगेगा, तो इसके पास 100 आके जुड़ेगा तो 140, और इसके पास बचेगा 70। तो बताइए 70 रुपया इसके पास, 140 रुपया इसके पास, तो ये इसका 2 गुना है कि नहीं है। सर बिल्कुल है, 2 गुना आया था। हाँ सर सही है। दूसरी बार में कौन क्या कहा था, दूसरा का कहा था, दूसरा कहा था तुम मुझे 100 मत दो, तुम खाली 10 दो। यानी पहला से 10 दिलाएगा। तो जब पहला के पास 40 है और ये 10 देगा, तो यहाँ बचेगा 30। आई 10 जब लेगा इसके पास हो जाएगा 180। अब ये हो गया 30, ये हो गया 180। होता है 3 छक्का 18, यानी 3 छक्का 180। 6 गुना है कि नहीं है, सर बिल्कुल आया है। तो जब बिल्कुल दोनों शर्त इसमें अप्लाई होते हैं, यानी ये दोनों क्वेश्चन का बाद जो भी कहा था ये दोनों मान सही है। तो याद करिएगा दोस्त, वार्षिक प्रश्न के क्वेश्चन को आप आंसर का जांच कर सकते हैं। आंसर का जांच आपको पेपर में ही कर लेना होगा। आप कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है कि गलत है। यदि क्वेश्चन का पैटर्न और प्रक्रिया और कैलकुलेशन आपने सही किया है तो गारंटी है कि आपका आंसर सही होगा। अगर कैलकुलेशन और प्रक्रिया गलत किए होंगे, कहीं भी थोड़ा सा मिस हुआ होगा, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो रहने देते हैं आज के लिए हम लोग इतना ही। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण के। ठीक है दोस्त, तो वार्षिक प्रश्न के बारे में हमने आज आपको अच्छे से समझाया, 2-4 क्वेश्चन को भी बताया। क्या कहा, हमने आपको बताया कि वार्षिक प्रश्न क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, पढ़ करके बस कुछ नहीं करेंगे, खाली पता चलेगा करना क्या है। आज जब ये पता चल गया करना क्या है, तो ठीक है उसको हम मान लिया। मानने के बाद क्वेश्चन को पुनः स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जैसा कहेगा वैसा करेंगे और कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, मान हमारा निकल जाएगा दोस्त। क्लियर है, ठीक है दोस्त। तो क्लास आपका ये कैसा रहा, इसकी राय आप कमेंट सेशन में जरूर बताएंगे, और इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करेंगे, और वीडियोस को जरूर लाइक करें और शेयर करें। लाइक और शेयर से के माध्यम से ही हमें आपका मोटिवेशन मिलता है, यानी हम मोटिवेट होते हैं और अगली टॉपिक्स के बारे में आपको क्लास लेकर के आते हैं। तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अब ये क्वेश्चन में कहा जाए चाहे नहीं कहा जाए, आपको कहा जाएगा तभी नहीं करिएगा। आपको हर एक क्लास को लाइक शेयर और कमेंट करना है, और शेयर करके अपने ग्रुप में बढ़ाना है। ग्रुप में बढ़ाकर इस क्लास को आगे ले चलिए। ये क्लास आपका कंटिन्यू चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। कब तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।